हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसके स्टेट के सभी प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो 2018 से लेकर 24 तक आए। तो मैंने इसमें थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन भी साथ में लिख दिए हैं। आपको मैं थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो इसमें हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो ये है 2024 में आया हुआ वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है यानी कि जो क्यू होता है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, चेंज इन एंथैल्पी आता है, यानी कि जो डेल्टा एच है वो क्यू पी के बराबर आता है। और इसका हमने क्या दिखाना है, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, यानी कि डेल्टा एच बाई डेल्टा टी पूछा है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा सी पी, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई देखो, जो डायरेक्ट ही एमसीक्यू देख रहा है उसको तो ये समझ नहीं आया होगा कि मैंने कैसे लिख दिया। हमारे चैनल पे बिल्कुल हम डिटेल से पहले चैप्टर की थ्योरी करवाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं, तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो वेरिएशन बताना है डेल्टा एच का अपॉन टी से, यह वो किसके बराबर आएगा, कितना चेंज हुआ है, ये क्या है, ये है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करते हैं उसको तो हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे है तो वो हम लगा देते हैं पी। अगर हम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे राइज करते हैं तो वो होता है हमारे पास सी बी। तो जो वेरिएशन आएगा डेल्टा एच का टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट पी, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा सी पी के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर आप डेल्टा सी वी लिखोगे तो डेल्टा सी वी क्या आएगा, क्यू बाई टी, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एब्जॉर्ब होता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा यू को आप जब टेम्परेचर के साथ वेरी करोगे तो ये किसकी वैल्यू देगा, ये देगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। भाई एंट्रोपी वाला टॉपिक तो बहुत ही सारे ही वैसे तो डिटेल में पढ़ा रखे हैं, पर ये बहुत मन लगा के पढ़ा रखा है। अब सीधे इसने क्राइटेरिया पूछ लिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है वो किसके बराबर आता है, वो होता है हमारे पास 0, ठीक है। जो डेल्टा एस टोटल है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो होता है हमारे पास 0, और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए जो डेल्टा एस टोटल आता है वो होता है मोर देन 0, यानी कि रिवर्सिबल के लिए पूछा है तो 0, अगर स्पॉन्टेनियस के लिए पूछता तो ये ऑप्शन सी आता। ये ऑप्शन सी डी भाई दोनों एक से ही लिखे आए थे, लेकिन हमारा तो रिवर्सिबल प्रोसेस से लेना देना है, जो कि ऑप्शन ए में हमारा ऑप्शन है। तो ये मैंने आपको सारे क्राइटेरिया पढ़ा रखे हैं। ये फिर आपका थर्मोकेमिस्ट्री का है, ये थर्मोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में, पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं उसके बाद पीवाईक्यू। अब ये भी 2024 में आया हुआ है। तो जितनी भी यूनिट हैं उनमें से लगभग 2 क्वेश्चन तो आपकी हर यूनिट से आते हैं, चाहे वो यूनिट छोटी हो। अब कोई यूनिट बड़ी है तो उसके 4 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अब देखो थर्मो का ही देख लो, इस यूनिट से 1, 2 और 3, ये 3rd क्वेश्चन है, तो कोई भी यूनिट लीव करके नहीं जाना है। इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय सिस्टम, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आया, ये आया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, यानी कि डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू। अब क्यू क्या है, क्यू हीट का चेंज है, या तो इसने सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी हो या फिर इसने रिलीज की हो। तो देखो इतनी अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, अगर एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम हम लगाते हैं प्लस का साइन, यानी कि 701, ठीक है। अब ये क्या है, वर्क है, ये वर्क देखना होता है वर्क डन बाय द सिस्टम है या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अब
340 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम ने खुद काम किया है। जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव, और जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो होता है हमारे पास पॉजिटिव। तो ये मैग्नीट्यूड दे दिया। अब इसका निशान हमें खुद डिसाइड करना है कि प्लस माइनस क्या आएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है हमारे पास नेगेटिव। भाई ये नेगेटिव क्यों होता है और ये पॉजिटिव क्यों होता है ये मैंने सारा बता रखा है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 307 जूल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट है 2023 के क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीज। ये क्वेश्चन तो भैया एज इट इज नोट से आया हुआ है, मैंने करवा रखा है बिल्कुल डिटेल में। चलो देखते हैं। ये पूछ रखा है कि किस केस में एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अब देखो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी कौन सी फेज की होती है? गैस फेज की। अब देखो अब हमें पार्टिकल देखने हैं। यहाँ तो सिर्फ एक H2 मॉलिक्यूल है और यहाँ 2 हाइड्रोजन, यानी कि जो H2 मॉलिक्यूल है ये अपने पास क्या है? H2 मॉलिक्यूल। इसका जब हम ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो 2 हाइड्रोजन एटम निकल के आएंगे। तो यानी कि यहाँ तो गैस फेज में एक पार्टिकल था हमारे पास, यहाँ गैस फेज में 2 पार्टिकल है। तो एंट्रोपी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो यहाँ तो इंक्रीज हुई है। अब ये क्या है? बाइकार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिले Na2CO3 CO2 एंड H2O। अब आप गैस फेज में मॉलिक्यूल देखो, यहाँ तो गैस फेज में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है और यहाँ गैस फेज में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ भी एंट्रोपी इंक्रीज है। अब है ए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू ए सॉलिड। अब क्या है? हमने लिक्विड को सॉलिड में बना दिया, यानी कि वाटर है। एक तो हम वाटर को लिक्विड फॉर्म में ले और एक वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया। तो जो लिक्विड में क्या है? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, एक जगह फिक्स नहीं है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? वही मॉलिक्यूल एक जगह फिक्स होकर बैठ जाते हैं। तो जब लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो जो एंट्रोपी है सिस्टम की, एंट्रोपी कुछ नहीं है, रेंडमनेस है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं, कितने इधर उधर भाग रहे हैं। तो जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो यही ऑप्शन पूछा था कि किस ऑप्शन में डिक्रीज होगी। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन, यानी कि कोई भी सॉलिड है, देखो ये क्रिस्टल होता है। अब क्या है? इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहले 0 केल्विन टेम्परेचर था, अब हमने इसको 115 कर दिया। अब हमें पता है 0 केल्विन पे जितने भी मोशन होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं, यानी कि सभी मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब 115 केल्विन हमने इसका टेम्परेचर कर दिया तो अब ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से थोड़े थोड़े हिलने डुलने लगेंगे, यानी कि इनमें वाइब्रेशनल मोशन आ जाएगा। रहेंगे अपनी पोजीशन पर, ये अपनी पोजीशन से थोड़े इधर उधर होने लगेंगे। तो उस टाइप का जो मोशन होता है वो वाइब्रेशनल मोशन है, यानी कि जब मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करने लगे, यानी कि अपनी जगह को तो रखिएगा, थोड़ा थोड़ा मोड़ा इधर उधर घूमेगा, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो क्या होगा? एंट्रोपी तो बढ़ी है, क्योंकि 0 केल्विन पे तो बिल्कुल फिक्स बैठे थे अपनी जगह पे, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, और 115 पे अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करने लगेंगे, तो फिर उनमें आ जाएगा वाइब्रेशनल मोशन। तो यहाँ भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान से पढ़ने हैं कि किस में इंक्रीज है, किस में डिक्रीज है। ये भी भाई आपका थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अब है 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक एक्सपेल्ड आइसोथर्मली अगेंस्ट